स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आने वाले शिक्षक भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती और पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम, जहां पर भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो सिलेबस में होंगे उन सब के लिए जो है हम लोग 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आज हम लोग इसमें जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ शिक्षक भर्ती के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। आने वाले व्यापम या पीएससी के एग्ज़ाम्स जो भी होंगे, सारे एग्जाम्स के लिए उतने ही क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट जो है होंगे। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं मैं। इसका पीडीएफ हम आपको जो है अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए जो है हमारी टीम के द्वारा जो है सीजी एग्ज़ाम प्रेप के टीम के द्वारा जो है बहुत ही जल्दी आप सबके लिए जो है विषय आधारित जो है ई बुक जो है लॉन्च किया जा रहा है। मतलब पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको बुक जो है अवेलेबल कराया जाएगा बहुत ही सस्ते कीमत में, एकदम इतना अफोर्डेबल है कि कोई भी आदमी परचेस कर सकता है। और हर सब्जेक्ट के ई बुक में आपको 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमारे व्यापम में आए हुए हैं या किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना आपके लिए काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती हो, पीएससी हो, कोई भी हो, जब तक आप क्वेश्चन लगाकर अपने आप का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी एग्जाम जो है नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये जो ई बुक है इसका प्राइस क्या रहने वाला है, कब लॉन्च होगा, कैसे परचेस करना है, ये आपका समय आने के बाद आपको जो है बता दिया जाएगा। अभी जो है इस पर काम चल रहा है। 1-2 विषय के बुक जो है तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी आपको बाकी विषय के भी मिलते जाएंगे और आपकी तैयारी जो है मजबूत जो है इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगे, तो दोनों मिक्स करके मैंने बनाया हुआ है ताकि आपका एग्जाम क्या हो सके, टारगेट हो सके, चाहे वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो या और भी कोई दूसरा एग्जाम जहां पर सामान्य विज्ञान जो है आपके सिलेबस में है उसके लिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई सिस्टम में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश। आपके कंफर्टेबल के लिए जो नोट्स मिलेगा ना, वो भी इस तरीके से आपको जो एमसीक्यू ई बुक जो मिलेगा उसमें भी एक तरफ हिंदी रहेगा, एक तरफ इंग्लिश रहेगा। लैंग्वेज का बैरियर जो है नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने एसआई मात्रक जो है हमारी यहाँ जो है जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक, अब ये 7 एसआई मात्रक कौन से हैं? जैसे लंबाई को मापने के लिए क्या है? मीटर है आपका। वजन को नापने के लिए जो है किलोग्राम है आपका। समय को मापने के लिए जो है सेकंड है। करंट को मापने के लिए जो है एम्पियर है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, अरे यार क्या हुआ, हाँ अरे यार हट गया, चलो वापस से देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका मीटर, दूसरा है आपका केजी, तीसरा है आपका सेकंड, चौथा है आपका एम्पियर जो कि करंट को मापता है। ठीक, करंट को मापने के लिए। टेम्परेचर, तापमान को मापने के लिए जो है केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है मोल है। और ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी को मापने के लिए जो है कैंडेला है। ठीक है, तो ये जो है 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि फिजिक्स और साइंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है रेडियन और स्टेरेडियन, ये 2 और है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट जो है बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, मूल मात्रक हो गए। इसके अलावा जो है संपूरक क्या सप्लीमेंट्री जो है वो आपके क्या है? एक तो रेडियन है, दूसरा आपका स्टेरेडियन है। ठीक है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है, सप्लीमेंट्री 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? देखो यहाँ पर जब हम लोग क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो 2 तरीके के क्वांटिटी जो है होती है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो सदिश राशि किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम और दिशा दोनों हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है दोनों हो। मतलब हिंदी में अगर हम लोग लिखें तो परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका जो आपका बल है, जैसे मैंने बोला कि किसी भी एक वस्तु पर जो है मैंने 10 किलो न्यूटन का बल लगाया करके, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको जो है डायरेक्शन बताया, का दिशा बताया क्या? नहीं।
तो जब कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगा, वो आपका अदिश राशि कहलाता है। और जब हम लोग बोलते हैं कि परिमाण के साथ दिशा भी आ जाती है, जैसे मैं बोला कि 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, तो ये वाले एग्जाम्पल में दिशा भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सदिश राशि जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो बल है आपका, ये एक सदिश राशि है आपका, जो आपका जो वेग है वो आपका सदिश राशि है, वेलोसिटी आपका सदिश राशि है, जो आपका जो वर्क है वो वर्क आपका क्या है, एक अदिश राशि है। मैंने 5 किलो जूल वर्क किया, किस दिशा में किया उसके बारे में हम लोग कभी भी बात जो है नहीं करते। तो कार्य एक ऐसी राशि है जिसका जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। त्वरण में भी होता है, त्वरण मतलब क्या होता है, किसी एक दिशा में त्वरण होता है, लगातार स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना त्वरण कहलाता है। तो इसमें से एकमात्र अदिश राशि कौन सा है, आपका कार्य जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग नहीं इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमको देखकर क्या लगता है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसके लिए होगा, लाइट ईयर, ईयर शब्द आ गया तो हमको लगता है कि ये समय के लिए होगा करके, लेकिन जरा हटके जरा ध्यान देके कि यहाँ पर ये समय का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है, दूरी को मापने का मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और चीज यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, एक लाइट ईयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये होता है। सोच लो इतना ज़्यादा होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो लाइट ईयर जो होता है वो बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो देखिए न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए थे बेसिकली, जो फिजिक्स में यूज होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। जो पहला नियम है यही आपका क्या है, जड़त्व का नियम कहलाता है या लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यही आपको बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कंडीशन में या किसी भी वस्तु के स्थिति में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो वो इस बदलाव को क्या करता है, रोकता है। जैसे अगर मान लो 100 किलो का आपके पास जो है एक बोरी है, आप उसको धक्का दोगे, थोड़ा सा धक्का दोगे तो अपने जगह से नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा, क्योंकि वो जैसा कंडीशन में है वो वैसा ही रहना चाहता है, वो अपने पोजीशन को बदलना नहीं चाहता है। और कोई भी व्यक्ति जब अपने पोजीशन में बदलने के लिए जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है और उसको वो अपोज करता है, तो इसी को हम लोग जड़त्व बोलते हैं या इनर्शिया बोलते हैं। तो पहला नियम जो है आपका जड़त्व का नियम जो है कहलाता है। दूसरा नियम जो है हमें बल के बारे में बताता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण जो है होता है। ठीक, और तृतीय नियम जो है हमको ये बताता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी चीज पर अगर क्रिया करेंगे तो जितनी आप क्रिया करेंगे उसी के बराबर आपको प्रतिक्रिया जो है आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक्शन रिएक्शन लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये जीवन में भी लागू होता है। आप जीवन में जितना ज्यादा क्रिया करेंगे आपको उतना ही ज्यादा प्रतिक्रिया मिलेगी। कम मेहनत करेंगे तो कम प्रतिक्रिया मिलेगी रिजल्ट के रूप में, ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, ये तो आपका सार्वत्रिक जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो बल है उसके बारे में जो है बताता है, जिसको हम लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ भी जो है हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है। देखो ये चीज़ आपने भी फील किया होगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत एकदम साइंस की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए कि 11-12 का आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए जब बस अचानक से रुकती है तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। यही क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है कि जब बस अचानक से चलती है, अभी मान लो बस जो है स्थिर अवस्था में है और अचानक से चलती है आगे, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो अचानक जब ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। अचानक से जब गाड़ी चलने लगती है, जैसे बाइक में बैठे होंगे आपके दोस्त के और आपके दोस्त ने अचानक से एक्सीलरेटर को बढ़ा दिया, तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं कि नहीं गिरते, या गिरने जैसा होते हैं कि नहीं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है आपका गति का जड़त्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, या सामान्य भाषा में बोले तो आपका जड़त्व जो है होता है। और उसमें भी कौन सा जड़त्व है, गति का जड़त्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए और जो बस अचानक से अगर आपका क्या होता है, रुका हुआ बस अगर अचानक से आगे बढ़ता है तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं विराम का
जड़त्व। और चलती बस अचानक से रुकती है तो गति कर रही थी ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गति का जड़त्व जो है बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई बस है, इसमें जो है एक व्यक्ति जो है खड़ा हुआ है, इस तरीके से जो है इसमें बैठा हुआ है, या मान लीजिए कि ये खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब देखो जब ये बस चल रहा है, ठीक है, तो बस जब चल रहा है तो यहाँ पर हम लोग मानव के शरीर को दो हिस्सों में लेकर समझते हैं, एक कमर के नीचे वाला हिस्सा और एक जो है कमर के ऊपर वाला हिस्सा। जब हमारा बस जो है क्या करता है, मूविंग कंडीशन में रहता है, तो हमारा शरीर भी बस के साथ कांटेक्ट में रहता है। कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है, ये कमर से नीचे वाला हिस्सा बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जैसा जैसा बस का बिहेवियर होता है, हमारा कमर का नीचे वाला हिस्सा भी उसी तरीके से बिहेव करता है। जब बस में अचानक से ब्रेक लगता है, जब इसकी स्पीड 0 हो जाती है, तो हमारे कमर का नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसीलिए कमर के नीचे वाला हिस्सा भी क्या होता है, जैसे ही ब्रेक लगता है वैसे स्थिर अवस्था में आ जाता है। लेकिन कमर के ऊपर वाला हिस्सा अभी भी क्या है, जड़त्व के कारण अभी भी उसको लग रहा है कि बस के जैसा स्पीड में वो कंटिन्यूअसली में चल रहा है, वो नहीं रुक पाता है, इसी को बोलते हैं जड़त्व। तो जड़त्व के कारण बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा कंटिन्यूअसली जो है आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ रहता है, इसीलिए हम आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। समझ में आया होगा, कमर का नीचे वाला हिस्सा बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जैसा बस बिहेव करेगा वैसा हमारे कमर का नीचे वाला हिस्सा भी बिहेव करेगा, और उसके अपोजिट में जो है हमारे कमर का ऊपर वाला हिस्सा जो है करेगा। तो बस जब चल रही है तो हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से को जो है कंटिन्यूअसली चलने का आदत है, लेकिन जब ब्रेक लग जाती है तो कमर का नीचे वाला हिस्सा स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी जड़त्व के कारण आगे जाने की कोशिश करता है, इसीलिए हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं। अब इसका देखो विराम का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व में मान लो अभी जो हमारा बस है वो स्थिर अवस्था में है, अब बस अचानक से आगे बढ़ा, बस जब अचानक से आगे बढ़ा तो फिर से सेम कंसेप्ट, कमर के नीचे वाला हिस्सा बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो कमर का नीचे वाला जो हिस्सा है वो बस के साथ मोशन कंडीशन में आ गया, लेकिन कमर के ऊपर वाला हिस्सा अभी भी जड़त्व के कारण जैसे कंडीशन में पहले था वो अभी भी उसी कंडीशन में रहना चाहता है। और पहले कौन से कंडीशन में था, पहले वो स्थिर अवस्था में था, तो वो अभी भी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। लेकिन इसी वजह से हम क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन कमर का नीचे वाला हिस्सा मोशन में आ जाता है और ऊपर वाला हिस्सा स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, इसीलिए हम लोग जो है क्या होते हैं, पीछे की तरफ जो है क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो यह है आपका गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व, याद रखिएगा, ठीक है। दिशा का जो जड़त्व है, ये आप जब किसी भी जगह पर बाइक चला रहे होते हैं या कार चला रहे होते हैं और अचानक से मोड़ आता है ना, तो शार्प टर्न वाले जगह पर जो है आपका जो है दिशा का जड़त्व जो है लगता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, जिसके पास कोई द्रव्यमान है, मास है, उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग W = m×g जो है बोलते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो फोर्स के बराबर होती है, बल के बराबर होती है। न्यूटन का सेकेंड लॉ यही तो बोलता है कि किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की जो दर होती है dp/dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। और इसी को जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर m×a करके जो है हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है इसको बनाते हैं, तो आरोपित बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही नहीं जानना है आपको, थोड़ा बहुत और भी जानना है, क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जाम के उद्देश्य से नहीं है, ये आने वाले सभी छत्तीसगढ़ में या इंडिया लेवल पर होने वाले सभी एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पता नहीं कौन सा पॉइंट जो है एग्जाम में आपको मिल जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी जो है मैं आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट का जो उड़ना है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर क्या कहता है, कार्य करता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो एक रॉकेट है, जब रॉकेट लॉन्च होने वाला रहता है तो अपने टेल वाले हिस्से से, इसको टेल हिस्सा बोलते हैं, तो अपने टेल वाले हिस्से से, पीछे वाले हिस्से से ना बहुत ज़्यादा तेजी से जो है क्या करता है, ये फायर करता है, और फायर करने के कारण क्या होता है, ये जमीन पर जो है बल लगाता है, ठीक है। ये जो आग जो निकलती है ये जमीन को जो है दबाता है। तो हमने न्यूटन का तृतीय नियम क्या पढ़ा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब जमीन पर ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तो जमीन भी इसको ऊपर की तरफ जो है क्या करता है, फोर्स लगाकर ढकेलता है, और रॉकेट हमारा क्या होता है, लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो न्यूटन के तृतीय नियम पर जो है ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए
पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर अगर आप किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो आपका वजन क्या लगेगा? आपको शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेट बराबर क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। और पृथ्वी के केंद्र पर ये जो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है, इसका मान शून्य होता है। तो आपका द्रव्यमान कुछ भी हो, उसको जीरो से इंटू कर दोगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यह क्या होता है, एक और चीज़ याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का जो सर्वाधिक जो भार होता है, ये तो आपका न्यूनतम हो गया, सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? आपका ध्रुवों पर जो है होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो है जी का मान सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर जो है जी का मान कम होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज़ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु को एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर हम लोग फेंकते हैं, तो वो क्या करेगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा और कभी भी पृथ्वी पर जो है वापस नहीं लौटेगा। उस हम लोग उस गति को या उस वेग को क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो कीमत होती, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब आप पृथ्वी के सतह पर कहीं पर खड़े हैं और अगर आप एक पत्थर को या किसी भी चीज़ को अगर आप इतना स्पीड फेंकते हैं, कितना स्पीड से? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर आप उसको फेंकते हैं, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा और स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना स्पीड आपके पास होना चाहिए, और इतना ही स्पीड से जो है सारे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, तभी तो वो क्या करते हैं? हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाते हैं और अंतरिक्ष में क्या करते हैं? घूमना जो है शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 होता है। ठीक है, सूर्य का जो पलायन वेग है वो 42.1 होता है। सूर्य का पलायन वेग, अगर हम लोग किसी तरीके से सूर्य तक पहुंच जाते हैं, जो कि भी तो असंभव लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या पता, क्योंकि सूर्य का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी रॉकेट बनाएंगे तो जल भूंज के पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन सूर्य का पलायन वेग जो होता है वो 42.1 किलोमीटर जो है होता है। ठीक है, और चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है वो आपका 2.4 होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल का मान है, जी का मान जो हमारे अर्थ पर है, उसका 1/6वां भाग कहाँ पर होता है? आपका मून पर होता है। एक और चीज़ मैंने आपको बता दिया, मतलब अगर कोई चीज़ अगर 10 किलो का हमको मतलब अगर किसी भी मतलब बोलने का मतलब ये है कि किसी वस्तु का भार अगर 10 न्यूटन है हमारे पृथ्वी पर, अगर उसी वस्तु को अगर आप चंद्रमा पर लेकर जाएंगे ना, तो चंद्रमा पर इसका 1/6वां भाग हो जाएगा। तो 1/6वां भाग मतलब अब इसको गुणा भाग कर लीजिए, जो भी आएगा 1 तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो है उससे 1/6वां भाग कहाँ पर मिलता है? हमें चंद्रमा पर मिलता है। तो चंद्रमा का पलायन वेग जो है कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड जो है होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, जो द्रव की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार आकार किस कारण से होती हैं? द्रव की बूंदें, जैसे छोटे बच्चे लोग देखे होंगे, वो बबल वाला जो खेलते हैं ना, एक तो खिलौना आता है, उसको जो है लिक्विड में डुबोते हैं, फिर फूंक मारते हैं तो क्या होता है? बबल बनता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे। आप लोग भी जो है खेले होंगे, इस तरीके से बहुत सारे बबल बनते हैं। तो ये जो बबल बनता है, इसके पीछे का कारण जो है क्या होता है? तो इसके पीछे का कारण होता है पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए, कोई भी जो आपका लिक्विड होता है, ठीक है, वो कम से कम जगह पे जो है क्या करना चाहता है? रहना चाहता है, और सबसे कम जो क्षेत्रफल जो बनता है वो गोले का ही होता है। अगर आपके पास एक निश्चित मात्रा में आयतन है और आपको सबसे छोटा आकार बनाना है उस चीज़ का, तो सबसे छोटा आकार बनेगा किसका? गोला का। तो हर जो द्रव होता है वो कम से कम जगह पर जो है रहना चाहता है, उसको ज़्यादा लालच नहीं है ज़मीन की, वो एकदम छोटे से जगह पर रहना चाहता है, और इसी छोटे से जगह पर रहने के कारण जो है सबसे छोटा जो शेप जो हमको मिलता है वो है आपका गोले का। इसीलिए जो है जो द्रव होती हैं उस पर जो है गोलाकार आकार वो बनाती हैं, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक, अब एक और चीज देख लीजिए, श्यानता क्या होता है? श्यानता मतलब जब कोई द्रव क्या होता है? बहता है, तो बहने के दौरान उस पर जो आंतरिक प्रतिरोध लगता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्कोसिटी बोलते हैं, या तो श्यानता बोलते हैं। मतलब जैसे पानी को अगर आप टाइल्स में अगर गिराएंगे या एक बाल्टी पानी मारेंगे तो बहुत दूर तक फैलेगा, लेकिन वहीं पर अगर आप शहद को क्या करेंगे? टाइल्स पर फैलाने की कोशिश करेंगे या फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी, उसकी श्यानता क्या है? ज़्यादा है, इसी वजह से। ठीक है, तो श्यानता का मतलब समझ लीजिए गाढ़ापन। जो जितना ज़्यादा श्यान होगा
वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर जो है बहने की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अगला देखिए केशिकत्व। केशिकत्व को क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी बोलते हैं। कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है, एक पतला सा जो है इस तरीके से ट्यूब होता है जिसका जो है हम लोग द्रव को इसमें क्या करते हैं, चढ़ाते हैं द्रव को में डालकर, और फिर हम लोग इसमें प्रेशर वगैरह जो है मेजरमेंट करते हैं, वो आपका हायर क्लास का हो जाएगा। तो केशिकत्व तो याद रखना। कैपिलैरिटी क्या होता है, एक छोटा सा पाइप होता है जिसमें द्रव जो है क्या होता है, चढ़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए लोहे की सुई का पानी पर तैरना किस घटना से संबंधित है। देखिए जो सुई है पतला एकदम, जिसका वेट कम रहता है, उसको आप पानी पे डाल देंगे तो तैरता है। उसके तैरने के पीछे का कारण क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा है, पृष्ठ तनाव जो है होता है। ठीक, तो पृष्ठ तनाव इसका जो है याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर जो है काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है क्या करता है, पास्कल के नियम पर जो है क्या करता है, काम करता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास जो है एक इस तरीके का कंटेनर है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है कंटेनर है। ठीक, और इसमें जो है कोई लिक्विड जो है भरा हुआ है। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कुछ लिक्विड जो है भरा हुआ है। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम लोग कुछ बल लगा रहे हैं। मान लेते हैं इस पर हम लोग F फोर्स लगा रहे हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वो स्मॉल a है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा क्षेत्रफल है, और इसका एरिया मान लेते हैं कितना है, a है। ठीक अब पास्कल का नियम क्या बोलता है, आप यहाँ पर जितना भी बल लगाएंगे पॉइंट 1 पर, वो सारा का सारा जो फोर्स है ये लिक्विड आपस में क्या करते हैं, बराबर बराबर जो है क्या करते हैं, बांट लेते हैं, और बांटने के बाद जो है यहाँ पर भी क्या करते हैं, सेम फोर्स को जो है क्या करते हैं, ये लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब पूरा डिटेल में जब जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझने में लगेगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर हम लोग कम क्षेत्र में जो है बल लगाकर जो है ज़्यादा जो है क्या करना चाहते हैं, उससे काम करवाना चाहते हैं, तो पास्कल का नियम जो है क्या करता है, इसी पर जो है काम करता है। एक छोटे से क्षेत्र पर जो है बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, और यहीं पर मान लो हम लोग 10 किलो न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो दूसरे क्षेत्र पर हो सकता है हमको कि यहाँ पर हमको 100 न्यूटन का बल देखने को मिल जाए। मतलब हमने इन्वेस्ट कितना किया, 10 किलो न्यूटन का, और हमको मिला कितना, रिटर्न में 100 न्यूटन का। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल का नियम सामान्य भाषा में। और इसी पास्कल के नियम पर आपका जो ट्रैक्टर का जो ट्राली है, या हाइड्रोलिक का जो ट्रक जो आता है उसका जो ट्राली है, मतलब पीछे वाला जो हिस्सा वो उठता है, वो इसी वजह से होता है। नहीं तो सोचो एक ट्राली जो होता है उसमें बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारा पत्थर, रेती रहता है, लेकिन एक छोटा सा पाइप जो होता है, जो ट्रैक्टर के जो आगे वाला हिस्सा होता है उससे जुड़ा होता है, वहां से एक लिक्विड रिलीज होता है, और मान लीजिए कि 1 टन जो है क्या करता है, ट्राली को आराम से उठा लेता है। किस कारण से, इसी हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर, जो कि आपके पास्कल के नियम पर क्या होता है, चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हवाई जहाज के पंख का उड़ान भरना किस नियम पर आधारित है। तो ये आपका जो है बर्नौली के नियम पर जो है आधारित है। बर्नौली का नियम जो है क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते, बस आप याद रखिए कि हवाई जहाज जो उड़ता है वो बर्नौली के प्रमेय पर जो है काम करता है। ठीक है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये आपकी अनुदैर्ध्य या यांत्रिक तरंगे जो हैं होती हैं। ठीक है, 2 तरीके के वेव्स होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में जो ध्वनि है वो 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है क्या होता है, चलता है। ठीक है, और जल में कितना स्पीड से चलता है, तो जल में जो ध्वनि है वो 1500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है चलता है। ठीक है, और लोहे और स्टील में, मतलब जो ठोस धातुएं होती हैं, ठोस धातुओं में 5000 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जो है चलती है। और ये तो आपको पता होगा 3 × 10⁸ ये जो है आपका प्रकाश का क्या है, चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल निर्वात में, वैक्यूम में ना।
ठीक, इसलिए देखोगे पुराने ज़माने का जो मूवी होता है उसमें जो है देखिए हीरो और हीरोइन जंगल में क्या होते हैं, फंस जाते थे। तो क्या होते थे, हीरो जो है जो रेलवे ट्रैक जो होता था उस पर कान लगाकर सुनता था और हीरोइन को बताता था कि नहीं ट्रेन आने वाली है, आने वाली है। कैसे पता चलता है, क्योंकि साउंड जो है वो ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलता है। देखो 1 सेकेंड में जो है 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर तक चलता है। मतलब अगर उस पटरी पर ट्रेन आ रहा होगा तो आपको 1 सेकेंड में जो है 5000 मतलब मीटर तक की दूरी को पता चल जाएगा कि इतना स्पीड से जो है मतलब ट्रेन जो है इस पटरी पर आने वाला है करके। तो सबसे कम चाल जो है ये आपका होता है वायु में, फिर उसके बाद जो है लिक्विड में, फिर उसके बाद जो है सॉलिड में। याद रखिएगा जो एयर है उसमें 332 होता है, लिक्विड में 1500 होता है और ठोस अवस्था में 5000 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जो है साउंड क्या होती है, ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है। मतलब मानव का जो कान है कितना तक न्यूनतम और कितना तक अधिकतम ध्वनि को क्या कर सकता है, सुन सकता है या सह सकता है। तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ हुआ तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ हुआ तो भी हम लोग जो है नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक का जो ध्वनि होता है इसको हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि या अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं, ध्वनि नहीं बोलेंगे, तरंगे बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक। उसके बाद 20,000 से अगर अधिक होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे मतलब ये है आपका अल्ट्रासोनिक। ऊपर वाला है आपका इंफ्रासोनिक, ये है आपका अल्ट्रासोनिक। ठीक, अब देखिए ये जो 20 से जो कम हर्ट्ज के जो चीज़ें हैं इसको कौन सुन सकता है, हाथी लोग ये सुन सकते हैं, या हाथी या कुत्ता लोग जो होते हैं, जानवर लोग ज़्यादातर ये क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए देखो जब भूकंप वगैरह आता है तो कुत्ता पहले से भौंकने लगता है, क्योंकि शुरुआत जब होती है भूकंप की तो उसकी तरंगों का जो आवृत्ति होता है बहुत कम होता है, इसीलिए जल्दी वो सुन लेते हैं। ठीक है, और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज को आवाज़ को कौन सुन सकता है, ये चमगादड़ वगैरह जो होते हैं, चमगादड़ क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक को जो है क्या करते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, तो चमगादड़ याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक, और हाथी कुत्ते वगैरह जो है इंफ्रासोनिक। इन दोनों के बीच में आता है इंसान की श्रव्य शक्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ही आ गया, देखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं। अभी तो मैंने बताया अल्ट्रासोनिक का यूज़ करते हैं ना, तो अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो जल का अधिकतम जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखिएगा 0 डिग्री मत मार दीजिएगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो जल की होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है होती है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। मतलब ऊष्मा स्थानांतरण के जो है हम लोग 3 विधि पढ़ते हैं, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसको चालन, संवहन और विकिरण जो है कहा जाता है। ठीक है, तो किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के जो है आता है, तो उसका आंसर है विकिरण। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं। क्या सूर्य से पृथ्वी के बीच में कोई एरोप्लेन चलता है, कोई जहाज चलता है, कोई आदमी है क्या जो उस प्रकाश को पकड़ कर लेकर आता है। वो तो पूरा स्पेस है, अंतरिक्ष है, निर्वात है। ठीक है, भले ही हमारा जो क्षोभ मंडल है ये 15-17 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर विकिरण मतलब क्या है, जिसको माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है। जबकि जो चालन है, चालन जो है ये ठोस पदार्थों में होता है, मतलब माध्यम की आवश्यकता जो है होती है। ठीक है, और यहाँ पर संवहन ये आपका होता है द्रव्य और गैस में, और इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए
सफ़ेद कपड़े गर्मियों में क्यों पहने जाते हैं? देखिए ये प्रश्न जो है आप याद रखिएगा कि सफ़ेद कपड़े जो है गर्मियों में क्यों पहने जाते हैं और काले कपड़े जो है क्यों नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गर्मी के दिनों में जब धूप बहुत ज़्यादा होती है और जब आप सफ़ेद कपड़ा पहन कर निकलते हैं तो क्या होता है, सफ़ेद कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कम करता है और उसको जो है परावर्तन जो है या रिफ्लेक्ट जो है ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ऊष्मा का परावर्तन ज़्यादा करता है, इसीलिए आपके शरीर का तापमान जो है ज़्यादा नहीं बढ़ता है, नॉर्मल रहता है। वहीं पर अगर आप काला कपड़ा पहन कर निकल गए तो काला कपड़ा जो होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा जो है अवशोषण करता है उसका। तो गर्मी के दिनों में अगर आप काला कपड़ा पहन कर चले गए तो काला कपड़ा ऐसे ही गर्मी वातावरण का बहुत ज़्यादा है, काला कपड़ा और खींचेगा ऊष्मा को, तो आपको और भी बहुत ज़्यादा गर्मी जो है लगेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सफ़ेद जो होता है ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है और काला कपड़ा जो होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक जो है होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अब देखिए समतल दर्पण क्या होता है, जिसके सामने आप रोज खड़े होकर जो है तैयार होते हैं, मतलब क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह जो लगाते हैं ना, वही आपका समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में जो है कैसा चित्र बनता है, आपका आभासी बनता है और आभासी के साथ साथ जो है आपको क्या मिलता है, उल्टा जो है लेटरली उल्टा जो है आपको देखने को जो है मिलता है। ठीक है, तो आभासी मिलता है और क्या होता है आपका लेटरली इन्वर्टेड, मतलब उल्टा जो है आपको देखने को जो है मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हैं तो कौन सा दर्पण जो है यूज किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहनों में जो है कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो वाहनों में जो है उत्तल दर्पण जो है यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, आपका उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो है आपका यूज जो है किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, तो जो हेडलाइट होता है, जो आपका कार का या मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है जिसका रात में आप देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो जो हेडलाइट होता है ये आपका क्या होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। उसके अलावा सेविंग करते समय जो दर्पण यूज़ किया जाता है, सेविंग दर्पण, ये आपका जो है क्या होता है, ये भी अवतल दर्पण का बना हुआ रहता है। ठीक, चलिए ये दाढ़ी बनाने के लिए आ गया अगला प्रश्न। देखिए तो दाढ़ी बनाने के लिए अभी हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे को देखने के लिए करते हैं हम लोग ने। बेलनाकार जो दर्पण होता है इसका उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी के लेंस में कोई मतलब डिफेक्ट है किसी की आंख में, तो उस डिफेक्ट के लिए जो है इसका मतलब करेक्शन करने के लिए जो है हम लोग इसका यूज़ जो है करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का जो रंग है ये नीला दिखाई क्यों देता है। तो याद रखिएगा प्रकिरणन के कारण जो है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से जो है क्या होता है, ये हमको नीला जो है दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि नीले प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है बहुत कम होने के कारण वायुमंडल द्वारा जो है क्या होता है, अधिक बिखराव होता है। ठीक है, वायुमंडल में ज़्यादा फैलता है, तो ज़्यादा फैलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकिरणन जो है हम लोग बोलते हैं। इसी वजह से जो है ये आपको आकाश नीला कलर का दिखाई जो है देता है। ठीक है, अब परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश की सतह से अगर कोई प्रकाश का किरण टकराता है और टकरा कर वापिस चले जाता है तो इसको परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और दूसरे माध्यम में जब जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन। परावर्तन में जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। अपवर्तन में एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में जो है क्या होता है, चले जाता है। विवर्तन क्या होता है, एकदम कॉर्नर जैसे चीज़ों से जो है प्रकाश का क्या होना, मुड़ना क्या कहलाता है, आपका विवर्तन, मतलब डिफ्रैक्शन जो है कहलाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट अ शार्प एज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल तो नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है इसीलिए कोई भी कलर का स्कैटरिंग जो है नहीं होता है, इसी वजह से जो है क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी से वायुमंडल को देखते हैं या आकाश को देखते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लाल कलर कब दिखता है, सूर्यास्त के समय जो है हमको लाल कलर दिखता है और सूर्योदय के समय भी दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए
निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, इसमें जो है कौन सा लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए जो है हम लोग अवतल लेंस का जो है उपयोग जो है करते हैं। तो मायोपिया के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस का जो है यूज़ जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष के लिए किसका यूज़ करेंगे भाई? तो इसका उल्टा यूज़ करेंगे हम लोग। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीज़ों को ना। निकट दृष्टि दोष में निकट का चीज़ दिखाई देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। दूर दृष्टि देश में दूर का दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाई देता। नाम में मत जाइएगा, ये नाम उल्टा चलता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत जो प्रतिरोध होता है इस तरीके का बना हुआ होता है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है ये आपका ओम जो है होता है। ठीक है, एम्पियर किसका यूनिट होता है? तो जो आपका एम्पियर है ये आपका विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का यूनिट होता है। वोल्ट किसका होता है? आपका विभवांतर का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। वॉट हमने देख लिया, ये किसका यूनिट होता है? आपका पावर का। ठीक है, चलिए, घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? अब देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं तो दो या तीन प्रकार के जो है क्या होते हैं, मतलब अरेंजमेंट होते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, और इन दोनों को मिलाने से जो है एक और क्रम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित क्रम बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है? कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई एक रजिस्टेंस है, जैसे ये कोई रजिस्टेंस है, ये इसका जो है पहला बिंदु है, ये जो है दूसरा बिंदु है, ये एक और रजिस्टेंस है और इसका जो है ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। तो हम लोग श्रेणी क्रम में कब बोलते हैं? जब एक रजिस्टेंस का दूसरा बिंदु दूसरे रजिस्टेंस के पहले बिंदु के साथ जब जोड़ दिया जाता है, इस तरीके से दूसरे के अंतिम बिंदु के साथ तीसरे का पहला, तीसरे के अंतिम के साथ चौथे का पहला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। मतलब जैसे खेतों में पानी को पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? एक पाइप लाए और दूसरे पाइप को फिर यहीं से जोड़ते हैं, फिर तीसरे पाइप को जोड़ते हैं, फिर चौथे पाइप को जोड़ते हैं, फिर पांचवें पाइप को जोड़ते हैं। मतलब एक का अंतिम हिस्सा दूसरे का पहला हिस्सा होता है, दूसरे का अंतिम हिस्सा तीसरे का पहला हिस्सा होता है। तो ये श्रेणी क्रम होता है। और जब सबका स्टार्टिंग बिंदु और सबका अंतिम बिंदु एक ही होता है, सब एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं और सब एक ही जगह पर ख़त्म होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? समांतर क्रम। और दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो मिक्स करने के बाद जो है मिश्रित क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे जो घरेलू उपकरण जो होते हैं वो समांतर क्रम में जो है क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ दोगे और कोई भी एक चीज़ अगर खराब हो गया तो आगे आपका लाइट ही नहीं जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 3 कमरे हैं, एक रसोई घर है, रसोई घर का जो लाइट खराब हो गया तो बाकी जगह का लाइट जलेगा ही नहीं। तो ऐसा सिस्टम चाहते हो क्या? नहीं, हम चाहते हैं भाई कि अगर एक खराब हो तो हम लोग बाकी को यूज़ कर सके भाई। तो इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं? पैरेलल कनेक्शन में जो है यूज़ करते हैं। ठीक, और कितने वोल्ट का वोल्टेज देते हैं हम लोग? 220 वोल्ट का। कितने हर्ट्स के द्वारा? 50 हर्ट्स। इंडिया में 50 हर्ट्स यूज़ किया जाता है, अमेरिका में जो है 60 हर्ट्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है? तो आपका जो टीन और जो लेड है इससे जो है मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो फ्यूज तार याद रखिएगा, ये आपका टीना और सीसा से मिलकर जो है क्या होता है? बना होता है, जिसमें टीना का जो प्रतिशत होता है वो 63% होता है और सीसा का जो प्रतिशत होता है वो 37% जो है होता है। और इनका जो गलनांक है, गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक, अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे कि विद्युत धारा में, जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म होता है, और जब एक लिमिट से ज़्यादा गर्म कोई हो जाता है तो फायर हो जाता है। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए जो है फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। इसका गलनांक बहुत कम रखा जाता है। जैसे ही वायर का तापमान बढ़ेगा और जैसे ही इसका मान लेते, उदाहरण के लिए कोई एक हमने जो है फ्यूज तार बनाया जिसका गलनांक जो है 35 डिग्री सेल्सियस है, और एक तार है, उस तार में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जैसे ही उस तार का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस
क्रॉस करेगा ये फ्यूज तार जो है क्या होगा, टूट जाएगा। और टूटेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब जैसे मान लो एक नदी बह रही है और नदी के ऊपर में पुल बना हुआ है, अब ये पुल टूट जाएगा तो यहां से लोग यहां जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। तो उसी तरीके से जब फ्यूज तार जो है क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है और रुकने के बाद आपके घर के जो उपकरण है वो सुरक्षित हो जाते हैं। अगर ये आप फ्यूज तार नहीं लगाएंगे तो आपके घर के अंदर में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे जैसे हीट जो है क्या होगा, बढ़ते जाएगा वैसी वैसी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। इस सीरीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है, तो एक ही बार में जब लाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सीरीज़ में लेकर आएंगे, 2-3 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिएगा हम लोग ई बुक जो है बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही कम रेट में, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का MCQ जो है हम जो है आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, कोई भी सजेशन होगा तो बिल्कुल आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है। थैंक यू।